नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और इस कॉलम के लेखक अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अरविंद जी, बहुत लोकप्रियता इस कॉलम को मिलती जा रही है और अंदर की खबरें जो आ रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब आपने एक बहुत बड़ी खबर निकाली कि अब विनय सहस्त्रबुद्धे की चल रही है। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल का जो रास्ता है और बजरिए कहीं भी संगठन में पहुंचना है, सत्ता में पहुंचना है, तो विनय सहस्त्रबुद्धे की मदद लेना आवश्यक हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो वर्किंग पैटर्न तय किया है जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद, वैसे इसकी शुरुआत अमित शाह जब अध्यक्ष थे तभी हो गई थी। और उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि राज्यों को अपनी बात, राज्य का संगठन हो या राज्य की सरकार हो, उनको अपनी बात प्रभारी महासचिव या प्रभारी उपाध्यक्ष या जो भी राज्य का प्रभारी है उसके माध्यम से ही केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि विनय सहस्त्रबुद्धे जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं उनका वजन बढ़ गया है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी बात कोई केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखना है तो उन्हें इनकी मदद लेना ही पड़ेगी। अच्छा, आप इस बात से भली भांति परिचित हो कि चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, जो व्यक्ति प्रभारी की भूमिका में आता है, कांग्रेस में आपको मालूम है मोहन प्रकाश रहे, बीके हरिप्रसाद रहे, उसके पहले नारायण सामी रहे, जो भी प्रभारी की भूमिका में आता है वो सशक्त हो जाता है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में नेटवर्किंग बहुत अलग तरह से है, इसलिए स्वाभाविक है। हमने पिछले 2-3 कॉलम पहले जब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम डिस्कशन किया था इसी कॉलम में, तब मैंने आपसे कहा था कि ओम प्रकाश सखलेजा मंत्री क्यों बन पाए। सही बात भाई, मालवा क्षेत्र से 3 वरिष्ठ नेता दावेदार थे, पारस जैन, चेतन कश्यप और ओम प्रकाश सखलेजा। लेकिन ओम प्रकाश सखलेजा इसलिए बनने में सफल हुए कि विनय सहस्त्रबुद्धे का जो है वो वरदहस्त उन पर था। और विनय सहस्त्रबुद्धे चूंकि इस समय दिल्ली और भोपाल के बीच में सेतु की भूमिका में है, इसलिए कई मामलों में उनकी भूमिका बड़ी निर्णायक। और इसलिए मैंने संकेत भी दिया कि आने वाले समय में जब संगठन में विस्तार होना है, मध्य प्रदेश भाजपा की प्रबंधकारिणी बनना है, तो ऐसी स्थिति में जो फायदा मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश सखलेजा को मिला वही संगठन में डॉक्टर हितेश वाजपेयी को भी मिल सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो प्रभारी रहे कांग्रेस में चाहे भाजपा में, उनका एक वजन खूब हुआ करता था। बजरिए उनके ही सत्ता संगठन या आला कमान तक पहुंचा जाता था। मोहन प्रकाश की आपने बात कही, बीके हरिप्रसाद की बात कही, ये बहुत सशक्त थे और एक अन्य ढंग से भी बहुत सशक्त होकर मध्य प्रदेश से गए। भाजपा में हम बात करें तो भाजपा में जैसे अनंत कुमार मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, तो अनंत कुमार का भी एक अपना ऑरा था और वो बड़े प्रभावशाली होते थे। उस समय जो लोग सत्ता और संगठन से परेशान भी रहते थे वो प्रभारी महासचिव के पास जाके अपनी बात बोलते थे। मैं कांग्रेस के कुछ महासचिवों के का जब आपने नाम लिया तो वे सशक्त तो थे, लेकिन एक अन्य रूप में भी बहुत सशक्त होकर मध्य प्रदेश से गए टिकट दिलाने के नाम पे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रभारी जो हैं वो चाहे मोहन प्रकाश हो या बीके हरिप्रसाद हो, वो बड़े सशक्त होके गए मध्य प्रदेश से। या दीपक बावरिया की भी हम बात करें तो एनजीओ पैटर्न पे जो काम करने वाले नेता हैं ये लोग, ये बड़े सशक्त होके गए। टिकट दिलाने में जो प्रभारी महासचिव की भूमिका तय हो गई थी उसका इन लोगों ने पूरा फायदा उठाया, पूरा फायदा उठाया। सही बात है। अरविंद जी, जीतू पटवारी एक बहुत सशक्त युवा राजनेता के तौर पर मध्य प्रदेश में उभरे। चाहे वो राहुल गांधी की मध्य प्रदेश सीमा में यात्रा का, किसान आंदोलन पे लेकर मोटरसाइकिल पर उनको घुमाने का मामला हो, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बनने का मामला हो, कमलनाथ सरकार को बचाने को लेकर उनकी भूमिका, लेकिन उनके बड़बोलेपन ने उनका बहुत नुकसान किया। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? निसंदेह मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में जिन युवा नेताओं को पार्टी ने तवज्जो देना शुरू की थी उसमें जीतू पटवारी, अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन सब शामिल थे। और जीतू पटवारी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बने। गुजरात के चुनाव में उन्हें अशोक गहलोत के साथ सह प्रभारी बनाया गया। बाद में मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी हो गए, वो मंत्री रहे महत्वपूर्ण। और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं रही तो उन्हें कांग्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण मीडिया सेल रहता है उसका चेयरमैन बनाया। लेकिन मैं पिछले 2-3-4 महीनों से देख रहा हूँ कि जीतू पटवारी अपने बयानों के कारण विवादित होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी बिना सोचे समझे ट्वीट कर देते, बिना सोचे समझे जारी कर देते। अब उनको पिछले अपने 2 ट्वीट वापस लेना पड़े। तो भाई, आप कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन हो, पूर्व मंत्री हो, कार्यकारी अध्यक्ष हो, और ऐसी स्थिति में आप पार्टी को संकट में डालने का काम कर देते हो। आप ट्वीट करते हो पहले और बाद में आप अपने ट्वीट से विड्रॉ हो जाते हो। तो मतलब ये एक तो अगंभीरता दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि जीतू पटवारी गंभीर नेता नहीं है, अगंभीरता है। भाई, आपने ट्वीट किया तो या तो आप अपनी बात को एस्टेब्लिश करिए,
आप ट्वीट करते हो 2-3 घंटे बाद उस ट्वीट को वापस ले लो, तो आप तो ये बड़ा मतलब। और अभी तो पिछली बार जो स्थिति, अब अच्छा तो जीतू पटवारी के कारण कांग्रेस के नेतृत्व को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ा। और पिछली बार तो जब नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक ट्वीट उन्होंने किया और उस ट्वीट में फोटो में जिस तरह की टेम्परिंग की बात सामने आई, उसके बाद जीतू पटवारी को उस ट्वीट को विड्रा करना पड़ा। और मतलब पार्टी में ये हलचल शुरू हुई कि भाई ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को क्यों ना पार्टी के मीडिया सेल के चेयरमैन पद के दायित्व से भी मुक्त किया जाए। कोई भी राजनीतिक दल ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका कोई प्रवक्ता, उसका कोई मीडिया प्रभारी या उसका कोई पैनलिस्ट जो है वो उसके लिए परेशानी का कारण बने। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है और समय से पहले भाग्य से ज्यादा मिलना इसका पीछे एक बड़ा कारण ऐसा माना जाता है। राजनीतिक आज अगर आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हो तो आपको राजनीतिक परिपक्वता दिखाना पड़ेगी। अब जीतू पटवारी को लेकर तो ये हो गया कि जीतू पटवारी राजनीति में गंभीर चेहरा नहीं है। ये बात दिल्ली से लेकर इंदौर तक लोगों के बीच में चर्चा का विषय। आपको गंभीरता तो लाना होगी। जिस पद पे आप आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के आप कार्यकारी अध्यक्ष हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हो और मीडिया कमेटी के चेयरपर्सन हो, तो गंभीरता तो अपने आचार विचार आचरण में आपको दिखाना ही पड़ेगी। रमाकांत भार्गव और राजेंद्र सिंह, दो नाम बहुत चर्चा में है। शिवराज सिंह के खास सिपहसालार हैं और तूती बोलती है इनकी दोनों जगहों में। देखिए, रमाकांत भार्गव विदिशा के सांसद हैं। उसके पहले जब वो सांसद नहीं बने थे उसके पहले वो सहकारिता के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको शिवराज सिंह चौहान ने सौंपी थी। और राजेंद्र सिंह जो है भाजपा कार्यालय के बहुत पुराने कर्मचारी हैं और कार्यालय में अर्थ से जुड़ा सारा प्रबंधन जो है वो राजेंद्र सिंह देखते हैं। इसलिए प्रदेशाध्यक्ष कोई भी हो तूती राजेंद्र सिंह की बोलती। उन्हें शिवराज सिंह चौहान का बड़ा विश्वस्त माना जाता है। भाजपा कार्यालय में ये कहा जाता है कि अध्यक्ष कोई भी रहे, लेकिन इस कार्यालय में यदि शिवराज सिंह चौहान की तूती आज भी बोलती है तो उसका कारण है राजेंद्र सिंह। ये दोनों इन दिनों बड़े चर्चा में है, क्योंकि देखिए आप जैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में ये बात सामने आती है कि रमाकांत भार्गव हो, राजेंद्र सिंह हो, इन्हें मुख्यमंत्री तवज्जो दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का किसी व्यक्ति को तवज्जो देने का मैसेज जैसे ही राजनीतिक गलियारों में प्रसारित होता है, उनके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि दोनों बहुत मुख्यमंत्री के विश्वस्त हैं, इसलिए इनकी इन दिनों तूती बोल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग जो है वो इस बात की कोशिश में लगा हुआ है और ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या खूबियां हैं दोनों में कि राजेंद्र सिंह तो लगातार कई सालों से मुख्यमंत्री के बहुत विश्वस्त हैं और रमाकांत भार्गव भी मेन स्ट्रीम में जब से पॉलिटिक्स में आए हैं वो बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान के खासम खास बने हुए हैं। बड़ी चर्चा है इन दिनों इन दोनों का। लोग मजाक में कहते हैं कि यदि सत्ता से जुड़ा कोई काम हो तो रमाकांत भार्गव से संपर्क करो, हो जाएगा। और संगठन के मामले में बोलते हैं कि यदि संगठन के मामले में आपको शिवराज जी तक कोई सिफारिश अपनी पहुंचाना हो तो राजेंद्र सिंह उसके लिए सबसे मुफीद है। यहाँ हम लगातार पहले भी चर्चा करते हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान की संगठन में वो महती भूमिका नहीं है, तो राजेंद्र सिंह अभी भी असरकारक हैं? नहीं, राजेंद्र सिंह असरकारक है क्योंकि वो भाजपा कार्यालय में अर्थ से जुड़े मामले देखते हैं और भाजपा के लिए अर्थ का प्रबंधन तो आखिर सरकार ही करती है। तो शिवराज सिंह चौहान के विश्वस्त सिपा सलार के रूप में वहां मौजूद है। अर्थ का प्रबंधन चूंकि सरकार के माध्यम से होता है और ये एक ऐसा गोपनीय विषय रहता है जो बहुत कम लोगों के बीच में शेयर होता है। तो राजेंद्र सिंह भी उनमें से एक हैं जिन तक इस पूरे अर्थ प्रबंधन की सारी जानकारी रहती है। आपने लिखा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल साहब कहीं अच्छी पद स्थापना पे जाने की संभावना बताई जा रही है। देखिए, अगले महीने माननीय चीफ जस्टिस जो है वो अगले माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनका एक बहुत ही शानदार कैरियर रहा है न्यायाधिपति के रूप में। और ऐसी चर्चा है कि लोकपाल संस्था जो है और जो कि बहुसदस्यीय संस्था है दिल्ली में, उसमें उन्हें कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। चर्चा तो यह भी थी कि सेवानिवृत्ति के पहले भी जस्टिस मित्तल को ये पोस्ट ऑफर की जा सकती है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है, जो दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं, कि सेवानिवृत्ति के बाद वो जो है लोकपाल संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। एक पद अभी वहां रिक्त है और ये तय माना जा रहा है कि उस पद पे जो है जस्टिस अजय मित्तल की नियुक्ति होगी। बहुत शानदार व्यक्तित्व है न्याय जगत के जस्टिस मित्तल और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने कई ऐसे माइलस्टोन डिसीजन लिए हैं जो जुडिशरी के क्षेत्र में माइलस्टोन माने जाएंगे। तो हमारे लिए भी एक बड़े गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति दिल्ली में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। ये मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत गौरव की बात है।
राजा बाबू सिंह की पुलिसिंग के बारे में हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब राजा बाबू सिंह कहीं न कहीं दिल्ली जाना चाह रहे हैं, आपने ऐसा लिखा है। देखिए, मध्य प्रदेश में 3 साल हुए अभी राजा बाबू सिंह को लौटे, और जो व्यक्ति केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर अपने गृह राज्य में लौटता है, उसके लिए 3 साल के कूलिंग पीरियड को फॉलो करना बहुत जरूरी रहता है। मतलब आप 3 साल वापस प्रतिनियुक्ति पे नहीं जा सकते। राजा बाबू सिंह ग्वालियर के एडीजी थे, वहां से उन्हें जो भोरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है, जो देश का एक बड़ा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है, वहां का डायरेक्टर बनाया गया था। लेकिन वो वहां कार्यभार ग्रहण करते इसके पहले उनकी पदस्थापना में बदलाव हुआ और उन्हें एडीजी सोशल पुलिसिंग का दायित्व सौंपा गया। सामान्यतः एडीजी सोशल पुलिसिंग का दायित्व जो है वो मतलब एक एडीजी स्तर के अधिकारी के लिए बहुत कम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है। और चूंकि राजा बाबू सिंह का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो इसी साल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि भाई अगर मध्य प्रदेश में मेरी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो मैं केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहता हूँ। राजा बाबू सिंह पहले भी 5-6 साल दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं, तो उन्होंने आग्रह किया अभी केंद्र में। अच्छा, एक बात और भी है कि जब राज्य की पदस्थापना में अधिकारी को ऐसा लगता है कि उसे तवज्जो नहीं मिल रही है, उसके कार्य का सही आकलन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए दिल्ली में काम करने का एक बड़ा ओरा रहता है। दिल्ली में कोई भी अधिकारी जो काम करता है, कोई नेशनल सिनेरियो में बहुत बड़े ओरा में काम करता है। राजा बाबू सिंह चूंकि पहले भी रह चुके हैं, आईटीबीपी में रह चुके हैं पहले, और जिस अधिकारी को अपनी मध्य प्रदेश की पदस्थापना से कोई मोह न हो, तो उस अधिकारी के लिए श्रेष्ठ ये रहता है कि वो विकल्प ये रहता है कि वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चला जाए। तो राजा बाबू सिंह ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने का ऑप्शन दे दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें एनओसी दे दी है। अब देखना ये कि केंद्र के किस पैरामिलिट्री फोर्स में राजा बाबू सिंह को मौका मिलता है। फैसला तो दिल्ली में होगा, लेकिन इसका हमें हम सबको बेसब्री से इंतजार है। आपने कहा है कि दिल्ली में काम करने वाले अफसर का ओहरा बड़ा होता है, उसकी कार्यशैली अलग होती है, विस्तृत होती है, उसके सोच का तरीका बदल जाता है। हम इंदौर के पूर्व कलेक्टर रहे विवेक अग्रवाल के बारे में भी आपने लिखा है कि वे केंद्र में कृषि विभाग में हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके कामों की काफी प्रशंसा हो रही है। देखिए, विवेक अग्रवाल इंदौर में कलेक्टर रहे, हमसे बहुत अच्छे से वाकिफ है, बहुत विजनरी अधिकारी है। जब वो मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त रहे, प्रमुख सचिव रहे और मुख्यमंत्री के सचिव रहे, तो वहां भी उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। मतलब आप उनकी शोहरत, उनकी मतलब काम करने की क्षमता का आकलन इस बात से लगा सकते हैं कि जब भी पिछले 2-5 साल जब तक वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर नहीं गए थे और मुख्यमंत्री के सचिव थे, तो मध्य प्रदेश में जो भी केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल आता था उसके सामने राज्य का पक्ष पुख्ता तरीके से रखने के लिए विवेक अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी जाती। अब मध्य प्रदेश में सत्ता के बदलाव के बाद विवेक अग्रवाल को लगा कि स्थितियां उनके अनुकूल नहीं है, तो वह केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए। और इन दिनों वो कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव, और कृषि मंत्रालय में भी सेक्शन जो देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, पीएम किसान, जो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रुचि है। अच्छा, दूसरा फायदा उन्हें यह भी मिल रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है, तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है, तो अपने राज्य के अधिकारी के प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर तो, और बहुत परिश्रमी अधिकारी है। दिल्ली में अधिकारी मेहनत से बचते हैं, और विवेक अग्रवाल बहुत परिश्रमी अधिकारी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो जिस सेक्शन को डील कर रहे हैं पीएम किसान को, वो तो पीएम से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन। और अभी पिछले दिनों भी जब एक किसानों से संबंधित नई योजना केंद्र सरकार ने लॉन्च की, तो उस मंच पे जो है विवेक अग्रवाल भी मौजूद थे। तो मतलब आदमी को नेशनल लेवल पे अपनी वर्किंग कैपेसिटी बताने का एक बहुत अच्छा मौका दिल्ली में जब प्रतिनियुक्ति के दौरान मिलता है, तो उसका फायदा बहुत कम अधिकारी उठा पाते हैं। लेकिन विवेक अग्रवाल बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश का नाम जो है वो दिल्ली में उन्होंने ऊंचा किए हुए हैं, अच्छा काम करे। और प्रधानमंत्री किसी अधिकारी की तारीफ करे, प्रधानमंत्री किसी अधिकारी के द्वारा तैयार की गई योजना को अनुमोदित करे, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। विवेक अग्रवाल जी जब इंदौर में कलेक्टर रहे तो उनका कार्यकाल भी बेहद अच्छा रहा और कई सारे अच्छे काम उन्होंने शहर के लिए किए हैं, सौगातें दी हैं, बीआरटीएस भी उसमें शामिल है। बहरहाल अशोक कुमार भार्गव और रमाकांत पांडे, दो अफसर जो है काफी चर्चित रहे हैं अपने कामों की वजह से और अच्छे कामों की वजह से। शासकीय अधिकारी जब अप टू द मार्क काम नहीं करते, तो मीडिया पर्सन के नाते हम उनके जम के क्रिटिसाइज करते हैं। प्रिंट मीडिया में यदि हम हैं तो अखबारों में उनके खिलाफ लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं उनकी गलतियों को, और वेब में हो तो वेब में भी ये बोला।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई अधिकारी यदि अपने करियर में अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए। अशोक भार्गव, आप तो जानते हैं, इंदौर के एक बहुत साधारण परिवार में जन्मे, अपनी मेहनत के बल पे उन्होंने मुकाम हासिल किया, इसी महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। और अशोक भार्गव के बारे में ये कहा जाता है कि चाहे वो डिप्टी कलेक्टर रहे हो, एडिशनल कलेक्टर रहे हो, कलेक्टर रहे हो या कमिश्नर रहे हो, उन्होंने हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स काम किया। मतलब एक नया उदाहरण उन्होंने सेट किया। रीवा में अभी जब वो कमिश्नर थे तो 10th क्लास का और 8th क्लास का रिजल्ट रीवा का स्टेट में सबसे बढ़िया आया है। और रीवा संभाग में इतना अच्छा रिजल्ट का प्रतिशत लाना किसी भी अधिकारी के लिए बहुत चुनौती का काम था। बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके पहले वो अशोकनगर और शहडोल के कलेक्टर रहे, वहां भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसी साल सेवानिवृत्त हो रहे, तो मतलब मध्य प्रदेश सरकार एक अच्छे अधिकारी की सेवा से अब वंचित हो जाएगी। अभी वो स्वास्थ्य विभाग में सचिव हैं। श्रीकांत पांडे जो है वो मूलतः जिला पंजीयक की भूमिका में सरकारी नौकरी में आए थे, और उसके बाद जो अदर सर्विसेज का आईएएस के लिए कोटा है उससे आईएएस में सिलेक्ट हुए थे, और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एडिशनल कलेक्टर भोपाल जब रहे तब उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। कलेक्टर देवास रहते हुए करीब 2.5 साल वो देवास कलेक्टर रहे। उन्होंने एक नॉन एसएएस व्यक्ति या एक नॉन आईएएस व्यक्ति जो है, जो अदर कोटे से आया हुआ व्यक्ति, वो एक इतना अच्छा जिला कलेक्टर के रूप में परफॉर्म कर सकता है, ये उन्होंने उसकी मिसाल कायम की। ये दोनों अधिकारी भले ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन इनकी यादें हमेशा ताजा रहेंगी। प्रशासनिक क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है उसको हम कभी भुला नहीं पाएंगे। उनका स्मरण करके हम उनको याद करके उनकी सेवानिवृत्ति के पहले हम एक तरीके से उन्हें एक सम्मान दे रहे हैं। तो ठीक है, अशोक कुमार भार्गव के बारे में ये भी माना जाता है कि जब वे कमिश्नर थे रीवा में, उस दौरान वहां उन्होंने इतनी अच्छी नाकेबंदी करके रखी थी कि हाँ, वहां कोरोना दूर तक नहीं पाया था। रीवा संभाग से दूर दूर रहा था कोरोना। बिल्कुल सही कहना आपका। नगर निगम में सबसे ज्यादा किसकी चल रही है, अब आप ही बता पाएंगे? देखिए, इंदौर नगर निगम बड़ा हॉटकेक माना जाता है, और इंदौर नगर निगम को कंट्रोल कैसे किया जाए, इंदौर नगर निगम में को कंट्रोल करने के मामले में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों में प्रतिस्पर्धा रहती है। स्वाभाविक बात है कि नगर निगम को कंट्रोल कौन कर रहा, तो आप और हम जवाब ये देंगे कि नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल कर रही है। अब चूंकि इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह है और मनीष सिंह नगर निगम के सफल आयुक्त रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मनीष सिंह कंट्रोल कर रहे हैं, मनीष सिंह की चल रही है। लेकिन हकीकत यह है कि इन दिनों नगर निगम में जो बदलाव हो रहे हैं, जो पदस्थापनाओं में फेरबदल हो रहे हैं, जिसने हम सबको चौंका रखा है, उसमें जो है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ओएसडी हैं, राजेंद्र सिंह सेंगर, जो इंदौर नगर निगम में पहले उपायुक्त भी रहे हैं, उनकी बहुत चल रही है। मतलब इंदौर नगर निगम में लोग दावा कर रहे हैं कि यदि आपको मन मुताबिक पदस्थापना प्राप्त करना हो, मन मुताबिक कार्य प्राप्त करना हो, तो आप भोपाल जाइए और राजेंद्र सिंह से मुलाकात करिए, आपको तवज्जो मिल जाएगी इंदौर नगर निगम में। आप मुलाकात भोपाल में करेंगे, नतीजा आपको इंदौर नगर निगम में देखने को मिल जाएगा। कि मध्य प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में इन दिनों एक बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, और वो काम ये हुआ है कि प्रमोटी मध्य प्रदेश के 10 में से 9 संभाग जो हैं उनमें प्रमोटी आईएएस अधिकारी कमिश्नर। मतलब एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने 12-15 साल की उम्र से जब से अपन प्रशासन को थोड़ा समझ पाए हैं, मैं देख रहा हूँ कि इक्का दुक्का संभाग, चंबल, रीवा और होशंगाबाद जैसे संभागों में प्रमोटी ऑफिसर्स को कमिश्नर के रूप में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन इस बार आप देखिए कि इंदौर को छोड़ के, इंदौर में डायरेक्ट आईएएस पवन शर्मा कमिश्नर है, भोपाल में कविंद्र कियावत प्रमोटी अधिकारी वो कमिश्नर है, जबलपुर में जो है महेश चौधरी है, ग्वालियर में जो है एमबी ओझा है, उज्जैन में आनंद शर्मा है, सागर में जेके जैन है, रीवा में राजेश जैन है। मतलब फेरिस्त है। चंबल में रविकांत मिश्रा है। एक लंबी फेरिस्त है प्रमोटी अधिकारियों की। तो मतलब ये एक बड़ा चौंकाने वाला वो माना जा रहा है कि आखिर। और दूसरा है कि सारे अधिकारी ये वो हैं जो प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी कार्यक्षमता के कारण पहचाने जाते हैं, इनकी छवि बहुत अच्छी है। और इसमें से कुछ तो ऐसे, जैसे आनंद शर्मा पहले सागर के कमिश्नर है, उज्जैन के कमिश्नर है, एमबी ओझा उज्जैन के कमिश्नर है, ग्वालियर के कमिश्नर है, रविकांत मिश्रा पहले होशंगाबाद के कमिश्नर रहे, जबलपुर के रहे और अब चंबल के कमिश्नर है, महेश चौधरी दूसरी बार जबलपुर में पदस्थ हुए। तो एक बड़ी उपलब्धि है राज्य प्रशासनिक सेवा से जो अधिकारी आईएएस में प्रमोट हुए हैं, उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। सही बात है। 10 में से 9 संभागों में जो है प्रमोटी, हाँ, 9 संभागों में, और बहुत अच्छे से, मतलब जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जिससे राज्य सरकार खुश है। हालांकि इनमें से 4 संभागायुक्त इसी साल रिटायर हो रहे हैं, 2 सितंबर में हो रहे हैं, एमबी ओझा और महेश चौधरी, और उसके बाद जेके जैन और रविकांत मिश्रा भी इसी साल सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
आपने अरुण यादव को मानदाता से चुनाव लड़ने के बारे में भी लिखा है, क्या कहते हैं? देखिए, मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था अपने कॉलम में कि अरुण यादव मानदाता से कांग्रेस के टिकट के मजबूत दावेदार हो सकते हैं और कमलनाथ भी चाहेंगे। एक एक सीट पे कमलनाथ बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मानदाता चूंकि बढ़वा से लगी हुई सीट है, अरुण यादव के पुराने संसदीय क्षेत्र खंडवा का हिस्सा, वो भी चाहेंगे कि यहाँ से चुनाव अरुण यादव लड़े, ताकि कांग्रेस के पास एक कांग्रेस अरुण यादव के रूप में कांग्रेस एक मजबूत चेहरे को यहाँ से मैदान में ला सके। लेकिन एक बात दूसरी अभी चल पड़ी है कि अरुण यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी नारायण पटेल के बजाय अर्चना चिटनीस को मैदान में ला सकती है, और अर्चना चिटनीस को भारतीय जनता पार्टी यदि मैदान में लाती तो निश्चित तौर पर यहाँ का चुनाव बड़ा रोचक हो जाएगा, क्योंकि अर्चना चिटनीस भी एक बहुत मंजी हुई नेता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिशियन है। लेकिन दिक्कत एक ही है जोशी जी, कि नंद कुमार सिंह चौहान जो खंडवा और बुरहानपुर की राजनीति में अर्चना चिटनीस के घोर विरोधी माने जाते हैं, वो क्या इसके लिए तैयार हो जाएंगे? क्योंकि उपचुनाव में सांसद की भूमिका भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि टिकट किसे दिया जाए या नहीं दिया जाए। और नंद कुमार सिंह चौहान चूंकि बहुत पुराने नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 5-6 बार पहले चुनाव जीत चुके हैं, तो इसलिए उनकी राय बड़ी अहम रहेगी, और नंद कुमार सिंह चौहान की राय कभी भी अर्चना चिटनीस के पक्ष में नहीं जा सकती। सही कहा आपने, परस्पर विरोधी माने जाते हैं उस क्षेत्र से। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी को लेकर भी आपने लिखा है, दावेदारों की बात कही है। जी देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के कुलपति का फैसला बहुत जल्दी होने वाला है। पिछली बार आपने और हमने डिस्कस किया था कि विजय मनोहर तिवारी और उदय माहुरकर के बीच ये नाम सर्कुलेशन में सबसे ज्यादा है। वैसे तो कई लोग कतार में, लेकिन ये दो नाम बड़े चर्चा में। कुलपति पद का चयन एक चयन समिति करती है, और इस चयन समिति के लिए जो नाम प्रस्तावित हुए, जो भी कागजों में है, जिनका अनुमोदन होना बाकी है, वो बहुत दिग्गजों के नाम। हालांकि बहुत दिग्गज पत्रकार नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े नाम है। सच्चिदानंद मिश्र जो कि कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, रायपुर की पत्रकारिता विश्वविद्यालय के। उसके बाद जो है डॉक्टर कुलदीपक अग्निहोत्री जो कि इस समय उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, और प्रोफेसर प्रकाश बरतूरिया जो कि लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। इन तीनों के नाम चयन समिति के लिए प्रस्तावित हुए। लेकिन ये जो तीनों नाम प्रस्तावित हुए ना, इससे कुछ ना कुछ एहसास हमें हो रहा है, इससे कुछ संकेत मिल रहे हैं। इससे संकेत ये मिल रहा है कि हो सकता है कि इस बार किसी पत्रकार को कुलपति बनने का मौका शायद न मिले, क्योंकि 3 गैर पत्रकारों की चयन समिति बनी है। और एक संकेत और है, तीनों जो नाम हैं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े खांटी लोग माने जाते हैं। उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन लोगों पर बड़ा विश्वास है। तो जैसा मैंने पिछले कॉलम में संकेत किया था कि संघ का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि विजय मनोहर तिवारी मत इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, तो कुछ कड़ी बेड़ची दिख रही है कि संघ से जुड़े 3 लोग चयन समिति में, दावेदारों में भी कई संघ से जुड़े लोग हैं, तो वो कुछ समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। बात मीडिया की किए बिना तो कॉलम अधूरा रहता है, और जो पकड़ आपकी पत्रकारिता में प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र में है, उतनी ही गहरी पकड़ मीडिया के क्षेत्र की खबरों की आपके पास होती है। सामान्यतः पत्रकार साथी जो है मीडिया से जुड़े विषयों में लिखने से बचते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लिखा जाना चाहिए। सही बात है। जब हम सबके बारे में जानने का अधिकार रखते हैं कि प्रशासन में क्या हो रहा है, पुलिस में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, न्यायपालिका में क्या हो रहा है, तो मीडिया के क्षेत्र में क्या हो रहा है यह भी जानना जरूरी है। और मैंने अपने कॉलम का एक हिस्से के लिए मीडिया से जुड़ी खबरों को बनाया। दैनिक भास्कर भोपाल में नए संपादक की नियुक्ति होना है, और योगेश दुबे और आलोक परिहार इसके लिए, इस संपादक पद के लिए उनके नाम चर्चा में। सुधीर अग्रवाल जल्दी फैसला करने वाले हैं। योगेश दुबे इंदौर के ही हैं, यदि दैनिक भास्कर के संपादक को भोपाल के बनते तो इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात होगी। लेकिन योगेश दुबे और आलोक परिहार के नाम इस पद की दौड़ में अभी चर्चा में। दूसरा पॉइंट जो है वो सदगुरु शरण अवस्थी जो जागरण लखनऊ के संपादक थे, वो अब नई दुनिया मध्य प्रदेश के स्टेट हेड हो गए हैं। अवस्थी जी इंदौर आकर कार्यभार संभाल चुके हैं, और उनका नाम प्रिंट लाइन में जाने लगा। अब सबकी रुचि ये जानने में कि आखिर आशीष व्यास का क्या होगा। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि आशीष व्यास को नई दुनिया जागरण समूह जो है वो नोएडा में कोई भूमिका देने जा रहा है। हालांकि अभी तक आशीष व्यास के पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो इंदौर में ही है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि उन्हें जो है मीडिया उन्हें नोएडा में जो है किसी महत्वपूर्ण भूमिका में लाया जा सकता है। लेकिन आशीष व्यास का मध्य प्रदेश से जाना इसलिए चौंकाने वाला माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश को जानने समझने वाले व्यक्ति थे आशीष व्यास। और इस सदगुरु शरण अवस्थी की जो पोस्टिंग हुई है एडिटर के रूप में, उनको जो इंदौर भेजा गया स्टेट एडिटर के रूप में और इंदौर मुख्यालय रखा गया, ये संकेत है कि नई दुनिया का लगभग पूरी तरह जागरणीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ अवस्थी जी आ गए हैं भोपाल में,
संजय मिश्रा संपादक है, और सारा वर्किंग पैटर्न जो है वो जागरण के तर्ज पे जो है वो एडॉप्ट हो रहा है। प्रजातंत्र ने उज्जैन से अपना प्रकाशन शुरू कर दिया है। ये एक अच्छी खबर है कि इस दौर में जबकि अखबार वाइंड अप हो रहे हैं, अपना सर्कुलेशन कम कर रहे हैं, चैनल्स के सामने दिक्कत है, हेमंत शर्मा जी ने साहस दिखाया है और उज्जैन संस्करण प्रारंभ किया है। बहुत वरिष्ठ पत्रकार है अनूप शाह, जो भास्कर और नई दुनिया के कई संस्करण में संपादक की प्रभारी की भूमिका निभा चुके हैं, वो इसके संपादक हैं और पिछले दिनों इसका लोकार्पण हुआ। तो एक अच्छी पहल हेमंत जी ने की, और हेमंत जी जिस पैटर्न पे अखबार निकाल रहे हैं वो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अच्छा उदाहरण है। खबर यह है कि सुधीर मंगलवार को अपने साथियों से रूबरू हो रहे हैं एक वेबिनार के माध्यम से, और सुधीर जी का संपादकीय साथियों से वेबिनार के माध्यम से मिलना एक बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसकी बकायदा ट्रायल हुई और सभी संपादकीय साथियों को कहा गया कि आपको कनेक्ट होना अनिवार्य है। तो साथियों के बीच में उत्सुकता है कि आखिर सुधीर जी उनसे किस विषय पे संवाद करने जा रहे हैं। प्रजातंत्र की बात की खासियत जो अभी लगातार मैं देखता आ रहा हूँ कि हेडिंग काफी अच्छी और रोचक हेडिंग अखबार में होती है, और उसी से खबर का एक लोगों में अखबारों में शीर्षक जो है वो इन दिनों एक बड़ी ये माना जा रहा है कि अखबारों से शीर्षक गायब होते जा रहे हैं, या अप्रासंगिक शीर्षक आ रहे हैं। रोचक शीर्षक जो हमारे मानस पटल पे अंकित रहे वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। सही बात। तो प्रजातंत्र में लगातार कोई भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहता है, शीर्षक बहुत रोचक है। हेमंत शर्मा के बहुत अच्छा काम शीर्षकों पे कर रहे हैं। पंकज मुकाती के रूप में उनके पास एक अच्छा मजबूत साथी मौजूद है, जो अखबार के शीर्षक पर अपनी खबर में पाठक कैसे घुसे, उसमें शीर्षक का अट्रैक्टिव शीर्षक का होना बहुत जरूरी है। वो प्रजातंत्र में निसंदेह इस दिशा में बहुत अच्छा काम। वागीश मिश्रा की भी वापसी हो गई है प्रजातंत्र। वागीश मिश्रा वापस आ गए हैं प्रजातंत्र में, एक अच्छे पत्रकार है, और हमें बड़ी खुशी हुई वागीश का जब लौटने का हमने सुना कि वागीश मिश्रा वापस प्रजातंत्र में आ गए, तो हम सबको बहुत खुशी हुई, क्योंकि इन दिनों अखबारों में अच्छा काम करने वाले, मेहनत के साथ काम करने और विषय पर पकड़ रखने वाले लोगों की कमी होती जा रही है। तो वागीश का पुनः प्रजातंत्र में आना एक अच्छा संकेत। अजय तिवारी भी दतिया पोस्ट हो गए। जी, अजय तिवारी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, भास्कर में पहले महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, और उसके बाद जो है वो अब नई दुनिया में थे। नई दुनिया में उन्होंने रतलाम ब्यूरो संभाला, उज्जैन ब्यूरो संभाला, और अब वो जो है अजय तिवारी वो दतिया में नई दुनिया के ब्यूरो प्रभारी बनाए गए। तो इसे अजय तिवारी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दतिया जैसा ब्यूरो उनके लिए बड़ा छोटा ब्यूरो है, लेकिन अजय तिवारी जहां भी रहते हैं वो अपनी प्रतिभा का परिचय देते, एक नई पहचान अपने संस्थान को देने में कामयाब होते हैं। सही कहना है, पत्रकारों में कुछ लोग वाकई में ऐसे होते हैं जो लैंडमार्क होते हैं। अरविंद तिवारी जी को ही लीजिए, पत्रकारिता में एक नया मुकाम स्थापित किया है। एक कॉलम ऐसा बनाया जिस कॉलम को इतना लोकप्रिय बना दिया है उन्होंने कि हर अखबार, हर वेब पोर्टल उसको लेने लगा है, और हम खुशकिस्मत है कि हमारे साथ अरविंद तिवारी जी इस कॉलम के माध्यम से जुड़े हैं, और जो खबरें वे लिखते हैं उन खबरों को हम आपके अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। राजवाड़ा से रेसिडेंसी इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी, अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।